दोस्तों, वासना में डूबे हुए लोग किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। वह अपने अवैध संबंधों को, अपने प्रेम संबंध को बरकरार रखने के लिए, उसे छुपाने के लिए बहुत से कुछ ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसे कुछ खेल खेलने की कोशिश करते हैं और ऐसे खेलों में फिर कई लोगों की जिंदगी अभी तबाह हो जाती है। इसकी उन्हें तो परवाह होती ही नहीं है, फिर चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए। आज की यह घटना कुछ इसी तरह की है। एक महिला जो इसी तरह से वासना में डूब चुकी थी। इस महिला को घर में पति होता है, 3 बेटियां होती है, फिर भी यह महिला अपने जीजा के प्यार में पड़ जाती है। जब जीजा के प्यार में पड़ जाती है, जीजा के साथ संबंध बनाती है, तो इसके बारे में उसके पति को पता चल जाता है। जब पति जीजा को और अपनी पत्नी को रोक टोक करता है तो पत्नी फिर अपने जीजा से तो दूर हो जाती है। लेकिन अब आधेड़ उम्र की महिला फिर किसी एक नए जवान लड़के के प्यार में पड़ जाती है। अब जवान लड़के के साथ ये महिला इस तरह से अपनी हवस की भूख मिटाने लगती है। लेकिन जब इस महिला के अवैध संबंध के बारे में जब उसके पति को पता चलता है, तब यह महिला ऐसी चाल चलती है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस महिला ने एक तरह से सभी को बेवकूफ बना दिया था, क्योंकि ये महिला अपनी 12 साल की बेटी को उसी अपने आशिक को दे देती है, उसके साथ उसकी शादी करा देती है। और वो भी सिर्फ इसीलिए कि अपना है आशिक, अपना जो प्रेमी है अपने साथ ही रहे, मैं भी उसके जिंदगी भर साथ ही रहूं, इसीलिए अपनी नाबालिग 12 साल की बेटी को अपने उस प्रेमी को दे देती है, उसके साथ उसकी शादी करा देती है। अपने प्रेमी के लिए, अपने दामाद के लिए ये महिला ने फिर से ऐसी एक चाल चली जो इसका पति इसकी चाल को समझ गया था, इसीलिए उसकी हत्या भी करवा दी। और इस महिला ने अपने जीजा और अपने दामाद का सहारा लिया, दोनों की मदद से अपनी ही पति की हत्या कर दी। और जीजा को भी पता नहीं था कि उसके दामाद के साथ अवैध संबंध है, और दामाद को भी पता नहीं था कि उसके सास के उसके जीजा के साथ अवैध संबंध है। क्या है पूरा मामला, यही आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। और साथ में यह विनती भी करता हूं कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, घटना है बिहार राज्य का मधेपुर जिला है, और इसी मधेपुर जिले का एक थाना पड़ता है मुरलीगंज। मुरलीगंज का ही एक गांव पड़ता है खाड़ी, और इसी खाड़ी गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें जसवंत यादव, जिसकी उम्र 45 साल थी, उसकी पत्नी 42 साल की जिसका नाम पुनीता देवी, और इन दोनों की 3 बेटियां होती है। एक बड़ी बेटी 15 साल की जिसका नाम नेहा, एक 12 साल की जिसका नाम निधि, और एक 10 साल की जिसका नाम ब्यूटी होता है। इस तरह से 3 बेटियां होती है। लेकिन जो बड़ी बेटी है नेहा, इस बेटी की पिछले 3 साल पहले शादी हो चुकी है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस महिला की अब उम्र 15 साल है, तो इसकी 3 साल पहले क्या उम्र रही होगी। तो तब इसकी उम्र 12 साल थी, और इस 12 साल की उम्र में इस बच्ची की शादी करने की क्या जरूरत पड़ी थी, ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी, यह हम आगे जानेंगे। तो इस लड़की की महज 12 साल में शादी हो जाती है और ये अपने पति के घर रहने चली जाती हैं। तो 18 अगस्त 2025 के दिन सुबह सुबह इसी गांव के खेतों में एक नहर के किनारे, जो कि धान का खेत होता है, उस खेत में एक किसान को एक लाश नजर आती है, और लाश इस तरह से खून में लथपथ थी। उसके शरीर पर कई सारे घाव थे, कई सारे जख्म थे। और जब किसान ने देखा कि वो गांव का ही रहने वाला जसवंत सिंह है, अब जसवंत सिंह की इस तरह से हत्या हो जाती है, तो जो किसान आकर देखते हैं वो इसकी सूचना गांव वालों को देते हैं। गांव जो उनके परिवार के लोग होते हैं, जसवंत की माता होती है उर्मिला देवी, उनका एक भाई होता है, भाई को इसकी सूचना दी जाती है। और ये जब मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस को इसके बारे में जानकारी देते हैं, पुलिस भी मौके पर आ जाती है, पंचनामा किया जाता है। उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब आगे की जांच में पुलिस जुट जाती है। आगे की जांच जब पुलिस कर रही थी, उनके परिवार से जब पूछताछ कर रही थी, तो जो मृतक था जसवंत, इसकी जो माँ होती है उर्मिला देवी, पुलिस से कहती है कि जो मेरे बेटे की हत्या है ये उसकी ही पत्नी पुनीता देवी ने कराई है, और इस हत्या में उसका एक जीजा है जिसका नाम है राजेश यादव, और एक उसका दामाद है जिसका नाम है अमित कुमार। इन दोनों के साथ मिलकर ही मेरी बहू ने ही मेरे बेटे को मार दिया होगा। जब महिला इस तरह से पुलिस को शिकायत करती है, तो पुलिस भी जो जसवंत की पत्नी होती है पुनीता, इसे उठाती है, पुलिस थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाकर उस महिला की जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो महिला बताती है कि जो उसकी सास ने बताया है यही सही है।
मैंने ही अपने पति की हत्या करवाई थी और इसमें मैंने अपने जीजा की मदद ली थी और मेरे दामाद की मदद ली थी। दोनों ने, और उनके दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है अंशु और एक का नाम होता है शुभम। इन दोनों को साथ लेकर चारों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी है। पुलिस पूछती है कि हत्या तो तुमने की है, लेकिन इसकी हत्या करने की क्या वजह थी? तो महिला पुलिस को बताती है कि जो जसवंत शाह ये शराब पीकर नशे में घर आता था, घर आकर वो महिला से लड़ता था, झगड़ता था, उसको मारपीट भी करता था। इसी से तंग आकर वो अपने जीजा से कहती है और इन दोनों अपने दामाद से कहकर उसकी हत्या कराने की साजिश रच डालती है। लेकिन पुलिस को इस महिला की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतनी सी मामूली सी बात पर जो उसका जीजा है इस तरह से उसकी हत्या कर देता है। एक तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका जो खुद का दामाद है अपने ससुर को इस तरह से बेरहमी से नहीं मार सकता, ऐसा पुलिस को लग रहा था। इसीलिए महिला की फिर से सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब महिला पुलिस को बताती है कि जो उसका जीजा है, जो उसका दामाद है, इन दोनों के साथ उस महिला के अवैध संबंध थे। शुरुआत में जब महिला की उम्र अब तो 42 साल है, लेकिन कुछ साल पहले, 4 से 5 साल पहले की बात है, जब महिला अपने जीजा के ही प्यार में पड़ जाती है। जीजा गांव के ही पास का रहने वाला होता है और इसके घर अक्सर वो आया जाया करता था। जब दोनों में इसी तरह से मिलना जुलना शुरू हुआ तो दोनों नजदीक आते हैं। दोनों में इसी तरह से फिर अवैध रिश्ता बन जाता है, दोनों में शारीरिक संबंध बनते हैं। एक दिन महिला का पति जो जसवंत था, ये पत्नी पुनीता को अपने साड़ू के साथ यानी कि उसके जीजा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। तब से उस महिला को समझाने की कोशिश करता है, उसे रोक टोक करने की कोशिश करता है और अपने जो साड़ू होता है उसे भी घर पर आने के लिए मना कर देता है। अब एक तरह से जीजा के साथ जो इस महिला के प्रेम संबंध थे तो ये रुक से जाते हैं, मानो ठहर से जाते हैं। इसके बाद इस महिला को चैन नहीं पड़ता, क्योंकि ये महिला को एक तरह से पराये मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की लत लग चुकी थी। अब इसे अब कहाँ चैन पड़ने वाला था। यह महिला फिर से गांव के ही एक जवान लड़के के प्यार में पड़ जाती है। जो लड़का एक महज 20-22 साल का होगा, उस लड़के के प्यार में पिछले 3 साल पहले पड़ जाती है। अब वो लड़के के साथ भी इस तरह से महिला के शारीरिक संबंध चल रहे थे। लड़के को भी एक तरह से एक 35-38 साल की महिला रही होगी उस समय, इसी तरह से उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मिल जाती है। तो जवान लड़का होने की वजह से हर वक्त उस महिला के घर आया करता था। महिला भी उसे फोन कर कर अपने घर पर बुला लिया करती थी और इन दोनों के प्यार के संबंध के बारे में भी उसके पति को पता चल जाता है। तो फिर वह अपनी पत्नी को रोक टोक करने लगता है। तो महिला अब नई चाल चलने की कोशिश करती है। जो उसका प्रेमी था, जो अब उसको 22 साल का लड़का मिल गया था, अब उस लड़का एक तरह से उस महिला की हर जरूरतों को पूरा कर रहा था, यानी कि शारीरिक जरूरतों को वो पूरा कर रहा था। महिला अपने पहले प्रेमी को यानी कि उसके जीजा को तो किसी तरह से भूल चुकी थी, एक तरह से उसे किसी तरह से उसने दूर किया था। लेकिन अब ये जो प्रेमी था एक तरह से उस महिला के दिल में बस गया था, इसलिए अपने प्रेमी से दूर नहीं होना चाहती थी। इसीलिए महिला अपने पति पर ही एक आरोप लगा देती है और थाने में ये तहरीर देती है कि उसका पति उसे शराब पीकर मारता है, पीटता है, उसे उसके मायके से पैसे लाने के लिए मारपीट करता है। इसीलिए उस पर अब FIR दर्ज हो जाती है। उसका जो मामला है ये अब कोर्ट में चलने लगता है। तो ऐसे में इस तरह से अपने पति को फंसा देती है और आगे फिर उस लड़के के साथ इस तरह से संबंध बनाने में व्यस्त हो जाती है। जब इस महिला के बारे में जब गांव में चर्चा होने लगती है तो ये महिला अब परेशान हो जाती है। महिला को लगता है कि अब मेरी बदनामी हो जाएगी, इसीलिए महिला अब और नई चाल चलने की कोशिश करती है। महिला अपने जो नेहा नाम की एक 12 साल की बेटी होती है, उस बेटी की अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने की सोचती है। अब महिला को लगता है कि ये लोगों को जो शक आ रहा है कि अमित के साथ उसके अवैध संबंध चल रहे हैं, इस शक को लोगों की नजरों से दूर करना हो जाएगा और एक तरह से मेरी बेटी अपने प्रेमी को अगर दी जाए तो प्रेमी हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा और इस तरह से दोनों में फिर आगे भी मिलना जुलना होता रहेगा। एक तरह से अब दोनों को फिर कोई रोकने वाला या फिर टोकने वाला नहीं रहेगा। जब शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद जो उसका प्रेमी अमित होता है वो अपनी पत्नी को लेकर मधेपुर शहर चला जाता है। मधेपुरा शहर जाकर वह वहां कुछ काम धंधा किया करता था। तो महिला जो थी, उसकी सास जो थी, ये भी उस अपने दामाद और बेटे के पास पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद फिर इस तरह से उसके फिर से अवैध संबंध, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इधर उसका पति अपनी 2 छोटी बेटियों को लेकर अपने घर पर रहता था, अपनी माँ को लेकर घर पर रहता था। लेकिन जो महिला थी, उसकी पत्नी, अब ये और फिर से अपने घर आने लगती है। कभी अपने दामाद के पास रहती थी तो कभी अपने घर पर अपने पति के पास आकर रहने लगती है। अब महिला के दिमाग में और दूसरे कुछ ख्याल चल रहे थे।
महिला को लग रहा था कि हमारी जो खेती बाड़ी है, हमारे पास जो भी कुछ संपत्ति है, ये खाने के लिए कोई बेटा तो है नहीं, है तो 3 बेटियां हैं, और ये बेटियां जब हम मरने के बाद तीनों बांट लेंगी, तो मेरे दामाद और मेरी बड़ी बेटी को जो हमारी जमीन है इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। इसीलिए महिला ऐसी चाल चलती है, अपने पति से कहती है कि जो हमारे नाम पर जितनी भी खेती है, जो उसके पति के नाम पर थी, ये सारी खेती तुम हमारे बड़े जो दामाद है अमित कुमार, उनके नाम पर कर दो, और जो बड़ी बेटी है उसी के पास हम दोनों भी रहेंगे। जो हमारे बुढ़ापे का जो सहारा बनेगा वो हमारा बड़ा दामाद ही बनेगा, बड़ी बेटी ही बनेगी। तो एक तरह से ये जो पूरी खेती थी ये सिर्फ महिला को अपने दामाद को देनी थी, क्योंकि वो उसका प्रेमी था। और जब सारी संपत्ति उसके खुद के दामाद के पास आ जाएगी, एक तरह से उसका प्रेमी होता है, एक तरह से फिर अपने दामाद के साथ जो बाकी जिंदगी है ये मजे से बिता सकते हैं। इसलिए ये महिला ऐसा सोचकर अपने पति को कुछ बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जो पति था ये महिला की बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक हम दोनों जिंदा है तब तक जो खेती है ये मैं अपने दामाद के नाम नहीं करूंगा, क्योंकि कल को अगर हमारा दामाद हमें बुढ़ापे में सहारा ना दे तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाकर किसके पास खाएंगे, किसके पास रहेंगे। और वैसे भी जो मेरी खेती है, जो मेरी संपत्ति है, ये मेरी तीनों बेटियों में समान बटेगी, ना कि मेरी बड़ी अकेली बेटी को मैं दूंगा। महिला को उसकी बड़ी बेटी से भी कोई लेना देना नहीं था। महिला को सिर्फ अपने बड़े दामाद को, यानी कि उसके प्रेमी को जो पूरी संपत्ति थी ये देनी थी। लेकिन अब उसका जो पति था एक तरह से दामाद के पास रहने से भी महिला को रोक टोक करने लगा था। एक तरह से जो खेती थी ये भी उसके दामाद के नाम पर करने से मना कर रहा था। इसीलिए अब महिला एक बड़ा प्लान करती है, ऐसा एक षड्यंत्र रचती है कि अब पति को रास्ते से हटाने की ठान लेती है, और अपने जीजा को इसके बारे में बताती है। उसका जीजा जो उसका पुराना प्रेमी था वह भी कभी कभी इस महिला को इस तरह से मिलने आया करता था, और जो उसका दामाद था, दामाद को भी पता नहीं था कि उसकी सास का जो जीजा है उसके साथ उसके अवैध संबंध है, और जीजा को पता नहीं था कि इस महिला के उसके दामाद के साथ अवैध संबंध थे। दोनों को भी यह महिला इस तरह से कहती है कि तुम मेरे पति से मेरा पीछा छोड़ा, उसकी हत्या कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। एक तरह से जीजा भी मान जाता है, एक तरह से दामाद भी मान जाता है। वैसे भी दामाद को लगता था कि जब मैं अपने ससुर की हत्या कर दूंगा तो उसकी जो खेती है वो पूरी मेरी हो जाएगी। वैसे भी उसकी पत्नी मेरी है, उसकी बेटी तो ये पहले से वो अपनी पत्नी बना चुका था, इसलिए वो भी मान जाता है। और दोनों एक दोस्त साथ लेते हैं, एक का नाम होता है अंशु कुमार, एक का नाम होता है शुभम कुमार। और 17 अगस्त 2025 की रात को इसे जसवंत के पास भेजते हैं, और जो इनके 2 साथी होते हैं जसवंत के पास आते हैं, उसे कहते हैं कि एक हमें गाड़ी लोड करनी है, तो चलो हमारे साथ कुछ कमाई हो जाएगी। जसवंत भी उनके साथ चला जाता है और एक गाड़ी भरने के काम के लिए निकल जाता है। घर पर जसवंत की भाई और उसकी माँ ये सब देख रहे होते, उन्हें पता था, और वो अक्सर जो अंशु कुमार था, जो शुभम कुमार था, इनके साथ वो अक्सर जाया भी करता था। लेकिन जब 17 तारीख को जाता है तो रात भर वो घर लौटता ही नहीं, और जब 17 तारीख को ये उन दोनों के साथ चला जाता है तो आगे जाने के बाद जो इसका साड़ू होता है राजेश यादव, जो इसका दामाद होता है जसवंत का अमित कुमार, ये चारों मिलकर इसकी एक तरह से धारदार हथियार से वार करके इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इसे एक नहर के किनारे इसी गांव के खेतों में फेंक देते हैं, और चारों भी फरार हो जाते हैं। पुलिस ने अब जो उसका महिला का जो जीजा है उसे और जो दामाद है अमित कुमार, इन तीनों को, महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो इनके जो साथी थे अंशु और शुभम, ये अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, पुलिस अभी इन्हें ढूंढ रही है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को आप लोगों को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना या किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है कि वासना में बहके हुए लोग किस तरह के षड्यंत्र, किस तरह के खेल खेलते हैं, और ऐसे खेल खेलते हैं कि कई लोगों की जिंदगी इस खेल में तबाह हो जाती है, कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। इस घटना में भी इसी तरह का खेल खेला गया है। इस महिला ने सिर्फ अपनी वासना की खेल को बरकरार रखने के लिए, अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए अपने जीजा का इस्तेमाल किया, अपने पति की हत्या कर दी। एक तरह से अपने पति का ही विश्वासघात किया, उसकी हत्या कर दी। और एक तरह से दामाद को भी पता नहीं था कि उसका जीजा के साथ भी संबंध चल रहा था। जब पुलिस के सामने पूरी बात खुल के आई तब दोनों को पता चला कि इस महिला के दोनों के साथ इस तरह से संबंध थे, और इस महिला ने दोनों का इस्तेमाल करके अपने पति की हत्या कर दी। दामाद को तो किसी तरह से अपने ससुर को मारने के बाद वो अपनी सास को तो अपने पास ही रखने वाला था। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।